15-20 मिनट तक इसकी लाफ गराफ जारी रही, जिसके बाद उसने बाजू पकड़कर कर्नल जोशी को वहां खड़ा कर दिया। एक मर्तबा फिर जोरदार तालियां बजने लगीं। अब कर्नल जोशी जहर उगल रहा था। उसने शमशी से 2 हाथ आगे बढ़कर बात की थी और इन लोगों को यकीन दिलाया था कि वक्त आने पर वो भारतीय फौज को अपने शाना बिशाना पाएंगे और अब भी भारत के दरवाजे उनके लिए हर वक्त खुले हैं। उसने यहाँ मौजूद नौजवानों से कहा था कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को भारत में लाएं ताकि उन्हें तरबियत देकर सफ आरा किया जा सके। उसने शमशी की पार्टी के 3 आदमियों के नाम लेकर कहा था कि वो जब भी अपने किसी अजीज को भारत भेजना चाहें उनसे राब्ता करें। सलीम को तीनों शैतानों से मुतल्लक पहले भी कोई खुशफहमी नहीं थी, लेकिन उनकी नई वारदात का इल्म अब हुआ था। सलीम ने बतौर खास ये बात नोट की थी कि इशरत बेग जितनी देर वहां रहा वो ललचाई और नजरों से वहां मौजूद नीम बुरहना लड़कियों को देखता रहा। शायद उसके लिए यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज वही थी। अब वो लोग यहाँ मौजूद बाकी लोगों में घुल मिल गए थे। शमशी तो बतौर खास हर लड़के से अलग-अलग मुलाकात करके उसका हाल अहवाल दरियाफ्त कर रहा था और इशरत बेग ज्यादा तवज्जो हस्ब आदत लड़कियों पर दे रहा था। कर्नल जोशी और उसके दोनों महतात भी यहाँ मौजूद थे जब उसने एक लंबे तरंगे स्याह फाम को सीधा अपनी तरफ आते देखा। हाय सुदर्शना, उसने अचानक ही सुदर्शना के सराहने पहुंचकर कहा। हेलो। सुदर्शना ने उसकी तरफ एक नजर देखकर कहा और सलीम ने उसके लहजे से अंदाजा कर लिया कि वो इस शख्स से शदीद नफरत करती है। हेलो, आई एम कैप्टन शर्मा। उसने सलीम की तरफ हाथ बढ़ा दिया। हेलो, आई एम राजकुमार। सलीम ने भी कदरे बेरुखी से हाथ मिलाया। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। सुदर्शना जी हमारी पुरानी दोस्त हैं, ये मेरे मंगेतर हैं। अचानक ही सुदर्शना ने फाड़ खाने वाले लहजे में उसकी बात काटते हुए कहा। अच्छा मजाक कर लेती हो भाई, कैप्टन शर्मा ने कहका लगाया। लेकिन इससे पहले कि वो दूसरी कोई बात कहे, सुदर्शना सलीम का हाथ पकड़कर तेजी से दूसरी तरफ चली गई, जहां कर्नल जोशी लड़कियों के दरमियान राजा इंदर बना खड़ा था। हाय यंग लेडी, कैसी हो भाई? और ये स्मार्ट लड़का कौन है? अच्छा वही राजकुमार जिससे उस रोज मुलाकात हुई थी। वेल डन, बड़ी फास्ट जा रही हो भाई, मुबारकबाद। कर्नल जोशी ने उसके कुछ कहने से पहले ही एक ही सांस में बहुत सी बातें कह दी। थैंक यू सर, सुदर्शना ने बड़ी इंकसारी से जवाब दिया। वो कर्नल जोशी से बड़ी मुतासर दिखाई देती थी। कर्नल ने हंसते हुए उसकी खैरियत भी सलीम समेत दरियाफ्त कर ली थी और उसे ये भी बता दिया था कि उनकी शागिर्द सलीम के फन मार्शल आर्ट से बहुत मुतासर है। किसी रोज देखेंगे। कर्नल ने उसके कंधे पर बेतकल्फी से हाथ रखते हुए कहा। सर जरूर, लेकिन आजकल तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा। सलीम ने भी इंकसारी से जवाब दिया। तो करो ना महाशय, हम तो तुम्हें अपनी टीम का मेंबर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। कर्नल ने मुस्कुराते हुए उसे टटोलने के अंदाज में कहा। मेरा सौभाग्य होगा सर अगर मैं अपने देश की कोई सेवा कर सकूं। सलीम ने कदरे गर्म जोशी दिखाई। वेल देखेंगे, वक्त आने पर देखेंगे। ये कहकर कर्नल जोशी आगे बढ़ गया। ये कौन सा तरीका था जनाब तारुफ करवाने का? सलीम को मौका मिला था और उसने कैप्टन शर्मा से सुदर्शना ने जिस तरह तारुफ करवाया था इस बात को दोहराते हुए कहा। सुदर्शना ने इस तरह जारहाना अंदाज में उसको मंगेतर की हैसियत से मुतारफ करवाया था कि वो चंद लम्हों के लिए गड़बड़ा कर ही रह गया था। ये तो अचानक कर्नल जोशी की आमद ने उसकी तवज्जो हटा दी थी, वरना वो अभी तक इस हादसाती तारुफ से संभल नहीं पाया था। साला आशिक बनता है बड़ा, गधे की औलाद। कर्नल जोशी का असिस्टेंट क्या हुआ, हर लड़की को अपने बाप की जागीर समझता है और कर्नल साहब भगवान जाने उन्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है। वैसे बाय द वे, आपको क्या तारुफ का ये अंदाज पसंद नहीं आया? उसने सवालिया अंदाज से सलीम की तरफ देखते हुए दोबारा गेंद उसके कोर्ट में वापस फेंक दी। सुदर्शना, अगर तुमने ये सब कुछ मजाक में कहा था तो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कदरे संजीदगी से कहा। बस अब ज्यादा जज्बाती नहीं होना, हमें अभी एक और मुहिम सर करनी है। ये कहकर वो उसका बाजू थामे दूसरे कमरे की तरफ मुड़ गई जहां उसके शागिर्द मौजूद थे। ये लोग तादाद में 5 थे और 5 का ताल्लुक पाकिस्तान के मारूफ शहरों से था। ये वो नौजवान थे जिन्हें यूनिवर्सिटियों से फरागत के बाद नौकरियां नहीं मिली थी और जो अपने घरानों की उम्मीद थे, जिनकी माओं ने अपनी जवानियां इस इंतजार में त्याग दी थी कि इनके बच्चे जवान होकर इनका सहारा बनेंगे और इनकी सारी महरूमियों का अजाला हो जाएगा। लेकिन उन नौजवानों के शानदार तालीमी कैरियर के बावजूद उन्हें नौकरियां नहीं मिल सकी थी। हर मरहले पर उनके साथ होने वाली ज्यादतियों और बेअतनाइयों ने उनकी सोच को मनफी बना दिया था। वो गुमराह हो गए थे और जराइम की दुनिया में दाखिल होने के बाद इंसान से दरिंदा बन गए थे। ऐसे फ्रस्ट्रेटेड नौजवान ही राह का बेहतरीन शिकार हुआ करते थे। इन्हें तरकीब दिलाकर पहले राह का पहले से मौजूद कोई एजेंट याशी के बहाने भारत में ले आया करता था, जहां इन पर लज्जत और काम और दहन की सारी राहें वाह कर दी जाती थीं और उन्हें बताया जाता था कि अगर वो राह के लिए काम करने पर आमादा हो जाएं तो उनके मुआशी और जिस्मानी मसाइल ज़रूरत से ज़्यादा हल हो जाएंगे। सुदर्शना जैसी लड़कियां हादसाती तौर पर दहली में इनसे टकरा जाती थीं, जो अपनी जिस्मानी लज्जत की ऐसी चाट लगा देती थीं कि गुमराही की इस दलदल से फिर उनका वापस लौट आना नामुमकिन हो जाता था। अपनी सियासी क़यादत के घनौने करतूत देखकर ये नौजवान पहले ही बहुत बदजन हो चुके थे।
इनके नजदीक हिब्बुल वतनी का कोई मयार ही नहीं रह गया था। वो जानते थे कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है और दरिंदों की इस बस्ती में इंसानी साजिशों के साथ जीना जहालत के अलावा कुछ नहीं कहलाता। राह के माहिरीन नफ्सियात उनके कच्चे ज़हनों में अपने मुल्क कौम के खिलाफ ऐसे ऐसे जहरीले नजरियात इंजेक्ट कर देते थे कि फिर वो सारी जिंदगी उन्हीं के इशारों पर नाचते रहते थे। सुदर्शना की गाड़ी यहीं रह गई थी। वो अपने 5 शागिर्दों को राह की खूबसूरत और आरामदेह वैगन में सैर करवाने और लंच करवाने ले जा रही थी। ये उसकी आज की ड्यूटी थी। उसने इन लोगों को शॉपिंग भी करवानी थी और उन्हें अपने मेहमान नवाजी का इतना गर्विदा कर लेना था कि फिर बार बार उससे मिलने की तमन्ना करें। सलीम और सुदर्शना एक सेट पर बैठे थे और 5 गधे होंकलों की तरह मुंह उठाए उसकी तरफ देख देख कर ख्वामुखा मुस्कुरा रहे थे। इन नौजवानों को जो बाज़ाहिर में आम से नौजवान नजर आ रहे थे, सलीम बखूबी पहचान चुका था। वो जानता था कि आज इन्होंने जिन खतरनाक धमाकों की तरबियत हासिल की है, इनमें से अगर 1-2 भी कामयाब हो गए तो मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी। उसे हर मुमकिन कोशिश करनी थी कि इन लोगों को किसी भी घिनौने मंसूबे पर अमल पैरा होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए और ये सब कुछ इतने मासूमाना तरीके से हो कि राह का ध्यान उसकी तरफ जा ही न सके। वो इन्हीं सोचों में गुम था जब अचानक उसे अपने बाजू पर सुदर्शना के हाथ का दबाव महसूस हुआ। और कहाँ खो गए महाशय जी? उसने सलीम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारे हुस्न में। सलीम ने उसके कान में झुकते हुए सरगोशी की और उसके कानों की लोएं तपने लगीं। कभी कभी उसे हैरानगी होती थी कि राह की तरबियत याफ्ता होने के बावजूद अभी तक सुदर्शना में नुस्वानियत और मशरकियत जिंदा कैसे रह गई थी। फिर वो खुद ही एक नतीजे पर पहुंचकर मुतमिन हो जाता कि अंग्रेजी के माकूले के मुताबिक गुंजाइश हर जगह मौजूद होती है। कनात पैलेस आ गया था। वैगन एक 4 स्टार होटल के लान में पार्क हो रही थी। शायद उनके लिए सेट पहले ही से रिजर्व था। ड्राइवर बाहर ही रह गया था और वो सातों अंदर चले आए। सुदर्शना की शक्ल पर नजर पड़ते ही होटल का मैनेजर, जो इस वक्त डाइनिंग हॉल में ही मौजूद था, करीबन भागता हुआ उसकी तरफ लपका। दिस वे मैडम। उसने मुअद्दब लहजे में एक तरफ इशारा किया। होटल के शानदार हॉल के एक कोने में एक बड़ी मेज उनके लिए मखसूस थी। यहाँ बतौर खास चाय दिल्ली की खूबसूरत तरीन वेटर्स को सर्विस के लिए रखा गया था। एक खूबसूरत वेटर्स ने उनसे आर्डर वसूल किया। सलीम को इनमें से हर एक पर शक गुजर रहा था कि ये लोग जरूर किसी न किसी हवाले से राह से ताल्लुक रखते थे और राह के मेहमानों को भी राह ही के मेजबान डील किया करते थे। सुदर्शना ने 5 के लिए पहले पैटिस मंगवाए। शायद वो अब तक इसके आदी हो चुके थे और नदीदे बच्चों की तरह उस पर झपटे थे। उसके बाद बड़ा पुरतकल्लिफ लंच था। 3 कोर्स दिए गए थे। लंच पेश करने का अंदाज ऐसा था जैसे वो बहुत बड़े VIP हों। सलीम ने एक बात का अंदाजा बखूबी लगा लिया था कि राह ने इन बदकिस्मत नौजवानों को गुमराह करके अपने मुल्क को कौम के खिलाफ गद्दारी करवाने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। इनके चाव चोंचले ऐसे उठाए जा रहे थे जैसे हिंदू माशरे में दामादों के किए जाते हैं। लंच के बाद वो लोग कनात पैलेस में घूमते रहे। इस दौरान उन्हें सुदर्शना शॉपिंग भी करवाती रही और उन्होंने बिला झिझक शॉपिंग की थी। अंकल आज अकेले प्रेस पर परेशान हो रहे होंगे। उसने सुदर्शना को वक्त की नजाकत का एहसास दिलाया। अच्छा भाई चलते हैं, बस इन लोगों को इनके होटल तक ड्रॉप करना है और ऑफिस से अपनी गाड़ी लेकर घर जाना है। और ये तुम क्या हर वक्त अंकल अंकल की रट लगाए रखते हो? इस वक्त भी तुम किसी और के नहीं अंकल की सुपुत्री के साथ हो। सुदर्शना ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी बेइख्तियार हंस दिया। इस हंसी के पीछे तमानियत का ये एहसास मौजूद था कि इन लोगों के कम अज कम यहाँ के ठिकाने का तो इल्म हो जाएगा, जिसके बाद उनके बच निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। चलिए श्रीमती जी, जो आपकी मर्जी। थोड़ी देर बाद उनकी वैगन फिर दिल्ली की सड़कों पर भागी चली जा रही थी। इस मर्तबा उनकी मंजिल दिल्ली का वो इलाका था जो अमूमन पाकिस्तानियों का मस्कन बना करता था। दरियागंज के रास्ते वो लोग दिल्ली गेट पहुंचे थे, जहाँ चीतली कब्र के नजदीक ही ब्रॉडवे होटल में इन लोगों का कयाम था। वैगन सिक्योरिटी के असूलों के मुताबिक दूर ही खड़ी हो गई थी। आइए ना, हमारे साथ एक कप चाय पी कर जाएं। उनके लीडर फयाज ने पेशकश की। नहीं शुक्रिया, फिर कभी सही। सुदर्शना ने टरखाना चाहा। अरे क्यों नहीं भाई, हम अपने दोस्तों को मायूस तो नहीं कर सकते ना। आओ, लेकिन फयाज साहब जल्दी, वरना मेम साहब से मुझे बहुत मार पड़ेगी। उसने फयाज की तरफ देखकर आंख दबाई। सर बस 15-20 मिनट, जरा मेरे साथियों का दिल खुश हो जाएगा। उसने सुदर्शना के नजदीक पहुंचकर सरगोशी के अंदाज में कहा। सुदर्शना ने पहले अजीब सी नजरों से, जिनमें बनावटी गुस्सा और शरारत मौजूद थी, सलीम की तरफ देखा, फिर फयाज की तरफ देखकर ओके कह दिया। उसने वहीं ड्राइवर को कुछ हदायत दी थी कि वो उनके होटल में चला आए। सलीम ने यहाँ आना इसलिए जरूरी समझा था कि सुदर्शना ने कहीं उनके नाम गलत न बता दिए हों या फिर इन लोगों ने खुद अपने नाम गलत न बताए हों। लेकिन यहाँ पहुंचकर उसे अंदाजा हुआ था कि या राह वाले जरूर से ज्यादा चालाकी के मर्ज में मुब्तला हैं या फिर शायद गलतफहमी या खुशफहमी के शिकार हैं। उनके असल यही नाम थे। सब लोग फयाज के कमरे में बैठ गए थे, जहां उसने सबसे पहले तस्वीर का एक बंडल उन्हें थमा दिया।
یہ وہ تصویریں تھیں جو انہوں نے وہاں کے مختلف تفریحی مقامات پر کھینچی تھی۔ سدرشنا نے تو بظاہر ان کی تصویروں میں بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن سلیم یہی تاثر دے رہا تھا جیسے اسے یہاں سوائے سدرشنا کے اور کسی میں بھی کوئی دلچسپی نہیں، اور اس نے یہ تصویریں بھی بادل نخواستہ سدرشنا کے کہنے پر ہی ملاحظہ فرمائی تھی۔ چائے آ گئی تھی۔ انہوں نے دونوں کی خدمت میں اس طرح چائے پیش کی تھی جیسے وہ ان کے پیر ہوں۔ 15-20 منٹ میں سارا کام مکمل ہو گیا اور وہ ان سے رخصت ہو رہے تھے